उत्सर्जन। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र में यूरिक एसिड उपस्थित होने के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसके पीएच का मान 6 से 6.5 होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2% लवण व यूरिक एसिड होता है। वह अन्य 0.3 से 0.5% होता है। यह वृक्क उत्सर्जन का मुख्य अंग है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है वक्र एक जोड़ी होते मूत्रवाहिनियां होती है। एक जोड़ी मूत्राशय मूत्रमार्ग होता है। मूत्र के प्रवाह का सही क्रम है वृक्क से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्रमार्ग। यूरियोटेलिक जंतु है। यहाँ से वह जंतु जिनके उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। मनुष्य, स्तनधारी, ऊंट, बकरी, भैंस, बंदर, मेंढक आदि है। यहाँ से यूरिकोटेलिक जंतु वह जंतु जिसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण इसका कीट, सरीसृप, सर्प, छिपकली, पक्षी है। एमिनोटोलिक जंतु वह जीव जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया NH3 होता है एमिनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण है जलीय केशुरकी जीव, अस्थि मछलियां, उभयचर जंतु हैं। यहाँ से एमिनोटोलिक जंतु वह जीव जिसका उत्सर्जी पदार्थ एमिनो एसिड होता है उन्हें एमिनोटोलिक जंतु कहते हैं। उदाहरण इसका घोंघा, स्नेल है। यहाँ से स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। सेम के बीज के आकार के लाल रंग के वृक्क डायफ्राम के नीचे के शेरुकु दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क 4 से 5 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा तथा वृक्क की मध्य सतह पर खांच होती है जो हाइलम कहलाती है। वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स इस भाग को बर्टेनी के स्तंभ का निर्माण करता है। वह आंतरिक भाग मेडुला, यह भाग पिरामिड का निर्माण करता है कहलाता है। यहाँ से नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। वोमेन संपुट, यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाया जाने वाला थैलीनुमा संरचना है। वोमेन संपुट में पाई जाने वाली उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती है। वोमेन संपुट की शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो वोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है वक्र धमनी से जुड़ा होता है। दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त ले जाने हेतु वृक्क शिरा से जुड़ा हुआ होता है। वृक्क नलिका, यह वोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। इसके प्रथम भाग में समीपस्थ कुंडलित नलिका तथा अंतिम भाग में दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। मध्य भाग में यह नलिका हेयरपिन नुमा हेलेन लूप का निर्माण करती है। मूत्र निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है जिसमें निस्यंदन या परानिस्यंदन होता है। ग्लोमेरुलस द्वारा वोमेन संपुट में किया जाता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल आदि तत्व निस्यंदित होकर वोमेन संपुट में आ जाते हैं। प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त ग्लोमेरुलस में निस्यंदित होता है। GHP 70 से 75 mmHg होता है। GHP है यहाँ से ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टालिक प्रेशर, परिणामी प्रभाव छनित्र दाब 20 mmHg होता है। यहाँ से पुनः अवशोषण है। यहाँ से निस्यंदित पदार्थ में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छोड़कर शेष ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण व अन्य उपयोगी पदार्थों को वृक्क नलिका पर लगी घनाकार उपकला कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर रक्त प्रवाह को प्रेषित कर दिया जाता है। यहाँ से स्त्रवण है। यहाँ से बचे हुए यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ मूत्र का निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन में यह मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में लाया जाता है। मूत्रण को संपन्न होने वाली तंत्रिका को मूत्रण परिव्रत कहते हैं। यहाँ से उत्सर्जन के प्रमुख अन्य तंत्र हैं। यहाँ से फेफड़े, CO2 है। यकृत बिलीरुबिन या बिलिवर्डिन, विटामिन, स्टीरॉयड, हार्मोन आदि मल के साथ होते हैं। यहाँ से त्वचा, जल, नमक, यूरिया, लैक्टिक एसिड आदि को पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालना होता है। गर्मियों में दिनों में पसीने में उपस्थित लवणों के कारण कपड़ों पर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। आंत्र में मल होता है। यहाँ से मूत्राशय, यह एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है जो वृक्क में आने वाले मूत्र का भंडारण करती है। मूत्राशय श्रोणि के ठीक ऊपर जघन हड्डी के पश्च भाग में होता है। मूत्राशय नाशपाती के आकार का होता है। मूत्राशय मूत्रण की में मदद करता है। 400 से 600 ml मूत्र वृक्क में मूत्राशय से उतरता है। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र को वृक्क में मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य संपन्न किया जाता है। मूत्रवाहिनी नलिका चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है तथा वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मूत्रमार्ग नलीनुमा संरचना जो मूत्राशय में उस मूत्र को शरीर के बाहरी भाग तक ले जाता है। पुरुषों में यह मार्ग लिंग से जुड़ा होता है। स्त्रियों में योनि के द्वारा ठीक ऊपर समाप्त होता है। यहाँ से पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। कृत्रिम वृक्क अपोहन, यह ऐसी युक्ति है जो रोगियों के रुधिर में से
कृत्रिम रक्त की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है। प्राय स्वस्थ वयस्क को प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन रक्त में होता है, जिनमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर। शेष निस्यंदन रक्त नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादपों में उत्सर्जन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। पौधों में उत्सर्जन अंग व तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जंतुओं की तुलना में पादपों में उपापचयी क्रियाओं की दर कम होती है, अतः उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में एकत्रित होने की दर धीमी हो जाती है। हरे पौधे उपापचयी क्रियाओं में अधिकांशतः अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग उपचयी क्रियाओं में कर लेते हैं। पौधों में प्रोटीन उपापचय से बनी नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग नव प्रोटीनों के संश्लेषण में हो जाता है। पादपों में उपापचय मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स पर आधारित होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचयन में अंतिम उत्पाद प्रोटीन के उपापचय के उत्पन्न उत्पादों से कहीं कम व विषाक्त व हानिकारक होते हैं। पदार्थों में उत्सर्जन की आवश्यकता जंतुओं की तुलना में कम होती है, फिर भी पादपों में बने कुछ अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन अथवा उनका हानि रहित रूप संग्रहण आवश्यक है। यहाँ से स्थलीय पादपों में आवश्यकता से अधिक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जलवाष्प के रूप में रंध्रों व कभी कभी वातरंध्रों द्वारा निकल जाती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बनिक अम्ल, घुलित अम्ल में कोशिका की रिक्तियों से संग्रहित होते हैं, अतः ये पदार्थ कोशिका के विभिन्न जैव प्रक्रियाओं में बाधक नहीं हो पाते। नींबू, संतरा आदि खट्टा स्वाद इन अम्लों की रिक्तिका में संग्रहण के कारण होता है। कई अपशिष्ट उत्पाद घुलित रूप में रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं। ये पदार्थ भले ही पौधों के लिए अनावश्यक हो, किंतु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग कई औषधियों में किया जाता है। गोंद भी अपशिष्ट उत्पाद है। खनिज क्रिस्टलन कुछ उत्पादों में कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जी अपशिष्ट के रूप में कोशिका भित्ति, रिक्तिकाओं, मज्जारंभ आदि भागों में पाए जाते हैं, जिसमें सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्रमुख होते हैं। सिस्टोलिथ अंगूर में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल रेफाइड्स, जलकुंभी, अरबी, जमीकंद, पृष्ठीय के सुई के समान पाए जाने वाले क्रिस्टल रिफ्रेफाइड्स या ड्रुसेस है। यहाँ से पपीते में पाए जाने वाले गोलाकार क्रिस्टल का समूह है। यहाँ से वाष्पोत्सर्जन पौधों के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल के वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के प्रमुख अंग है। पत्तियों की सतह रंध्र उपस्थित होते हैं, जिससे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा का 50 से 97% भाग इसी विधि द्वारा होता है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन अधिकांश मरुद्भिद पौधों में पर्णे त्वचा या क्यूटिकल्स के साथ ढकी होती है। क्यूटिकल सामान्यतः जल के प्रति अपारगम्य होती हैं। कुछ स्थानों पर बहुत पतली या टूटी हुई होती है, जहां से जल की वाष्प के रूप में मात्रा में हानि होती है। इसी कारण होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्यूटिक्युलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा 3 से 10% इसी विधि से होता है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन काष्ठीय तनों में सतह पर छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। कुछ वातावरणीय दशाओं में वातरंध्रों में भी जल वाष्प निकलती रहती है, जिन्हें वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह कुल वाष्पोत्सर्जन को केवल 0.1% होता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक प्रकाश की उपस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से रंध्रों के खुलने में अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। वायु इसके फलस्वरूप तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। मिट्टी में प्राय जल की मात्रा में कमी होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तापमान बढ़ने से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है, वह वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। पत्ती की संरचना वाष्पोत्सर्जन की दर पत्ती की संरचना से प्रभावित होती है। शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधे मरुद्भिद की पत्तियों की त्वचा क्यूटिकल, मोम व रोमों से ढकी होती है। रंध्र निमग्न होते हैं। ये लक्षण वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का महत्व पौधों में रसरोहण वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण पर निर्भर करता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा खनिज लवणों व जल का अवशोषण व स्थानांतरण होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्ती के तापमान को भी कम रखता है। अतिरिक्त जल के निकास होता है। यहाँ से पादपों में रसरोहण की क्रिया होती है। बिंदुस्राव पत्तियों के उपांतों मार्जिन्स में जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव बिंदुस्राव कहलाता है। आलू, अरबी, बायोफिल्म, कुछ घासों आदि अन्य एक पौधे की पत्तियों में सुबह के समय बिंदुस्राव स्पष्ट दिखाई देता है। जल में यह हानि पत्ती की शिराओं के अंत पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों से होती है, जिन्हें जलरंध्र कहते हैं। प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है, इसे जल छिद्र कहते हैं। इन जल छिद्रों के चारों ओर उपस्थित इकाइयों की कोई गति नहीं होती, ये सदैव खुले रहते हैं। बिंदुस्राव से निकलने वाला जल शुद्ध नहीं होता, वरन इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक लवण घुले होते हैं। रसस्राव पौधों में कटे हुए क्षतिग्रस्त भाग में रस का बाहर आना रसस्राव कहलाता है। पौधों में जाइलम कोशिकाओं
वाहिकाओं में रस बिंदु मूल दाब के कारण धनात्मक तनाव में रहता है। जाइलम वाहिकाओं के कटने में क्षतिग्रस्त होने के कारण इसका रिसाव बाहर होने लगता है। रबड़ के वृक्ष में इस प्रकार का रिसाव को लेटेक्स के भी कहते हैं, जिससे रबड़ बनता है।